हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय के बारे में कि ग्रामीण समुदाय क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है उन्होंने कहा है कि जहाँ सब कुछ बदल रहा है वहाँ देहात स्थिर प्रतीत होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर जगह एक गतिशीलता है, मतलब हर सब चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं, लेकिन जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे ठहर गए हों। तो ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कृषि पर आधारित होता है और जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। ये लोग कम गतिशील होते हैं और गांव की जनसंख्या कम होने के कारण आपस में प्राथमिक समूह जैसा व्यवहार करते हैं। तो गांव जो होता है वो एक ऐसा समुदाय होता है कि जहाँ आपको सबसे कम गतिशीलता और सबसे ज़्यादा स्थिरता देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो लोगों का व्यवसाय होता है वो ज़्यादातर कृषि होता है और ज़्यादातर लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों और कृषि के ज़रिए अपने जीविका कमाते हैं। और यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण आपको सबसे कम देखने को मिलता है। तो जो गांव की जनसंख्या होती है वो एक लिमिटेड जनसंख्या रहती है, उसमें हर दिन कोई तेज़ी से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तो उनके बीच जो आपसी संबंध होते हैं लोगों के बीच, चूँकि लोग कम होते हैं तो उनके बीच जो आपसी संबंध रहते हैं वो एक तरह से प्राथमिक समूह जैसे रहते हैं। यानी कि घनिष्ठता वाले, एक दूसरे का सहयोग देने वाले, एक दूसरे को सुख दुख में सोचने समझने उनका साथ देने वाले, इस तरह के संबंध रहते हैं। यानी कि जो प्राथमिक समूह की विशेषता रहती हैं, ठीक उसी तरह के संबंध आपको गांव में देखने को मिलते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार ग्रामीण समुदायों को इन्होंने छोटे छोटे गणराज्य कहा है। छोटे छोटे गणराज्य इस अर्थ में कि जो गांव होता है वो एक तरह से एक आत्मनिर्भर इकाई की तरह होता है, जिसमें लोग आपस में ही एक दूसरे के ज़रिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो वो एक तरह से छोटे छोटे जिस तरह कोई राज्य होते हैं उसकी भूमिका निभाते हैं। फिर आता है ई ए रॉस के अनुसार ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी एवं देशभक्त होते हैं। उनका मानना है कि जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं वो ज़्यादा राष्ट्रवादी और देशभक्त होते हैं। यानी कि एक देश की जो एक राष्ट्रवादी देश की जो विशेषताएं रहती हैं वो सबसे ज़्यादा आपको गांव के लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर आता है पीएच लैंडिस के अनुसार ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हों, जिसका आकार सीमित हो, जिसमें घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध पाए जाते हों। यानी कि गांव जो है लैंडिस के अनुसार कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो। कि गांव के जो लोग होते हैं वो प्रकृति के ज़्यादा करीब होते हैं। वो जो जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें रहती हैं उनका सबसे कम यूज़ करते हैं। वो लोग प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और जो गांव का आकार रहता है वो कभी भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे उसमें कभी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गांव का आकार हमेशा एक सीमित रहता है और उसमें जो लोगों के आपसी जो संबंध रहते हैं, लोगों का जो बर्ताव रहता है एक दूसरे के लिए, वो बहुत प्यार भरा रहता है। तो इसमें एक तरह से आपको जो प्राथमिक जो समूह है उसकी जो क्वालिटीज़ रहती हैं कि घनिष्ठता और एक लगाव हम की भावना, तो इस तरह के आपको संबंध अक्सर ग्रामीण समुदायों में देखने को मिलते हैं। फिर आती है ए आर देसाई। उन्होंने कहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो ग्रामीण समाज रहता है, जो समुदाय रहता है ग्रामीण, उसमें सभी तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों या मिडिल क्लास हों, हर तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ए आर देसाई ने ये बात कही थी कि अगर आपको कोई अध्ययन करना हो किसी उसका, तो आपको गांव का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज जो है आपको परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला देता है। मतलब कि आपको उसी ग्रामीण समुदाय में हर तरह का तबका आपको मिल जाएगा जो कि आपके अध्ययन में आपकी हेल्प करेगा।
अब पढ़ते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में। तो ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएँ हैं वो अलग-अलग विद्वानों ने अलग बताई हैं, जैसे कि पीएच लैंडिस ने इसकी 2 विशेषताएँ बताई। फर्स्ट है कि प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, यानी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब उनका संबंध प्रकृति के साथ एक तरह से आमने-सामने वाला रहता है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। जो ग्रामीण समुदाय रहते हैं उनके जो संबंध होते हैं आपसी, वो घनिष्ठता लिए हुए होते हैं, बिल्कुल प्राथमिक संबंध की तरह। फिर आती है बर्टेंड ने 2 विशेषताएँ बताई हैं प्राथमिक ग्रामीण समुदाय की। उसमें फर्स्ट आती है कृषि द्वारा आय जीवन यापन। जो गांव के लोग रहते हैं उनका ज़्यादातर जो व्यवसाय रहता है वो कृषि रहता है, या छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं वो रहते हैं, और इसी के ज़रिए वो अपना जीवन यापन करते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है कम जनघनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। गांव का जो एरिया रहता है वो कम जनसंख्या घनत्व वाला होता है। वहाँ जनसंख्या जो रहती है वो बहुत लिमिटेड रहती है, उसमें कोई बड़ी तेज़ी से जैसे शहर में रहता है वैसे उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। अब पढ़ते हैं ग्रामीण समुदाय की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में, जो कि आपको लगभग हर ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलेगी। जिसमें पहले नंबर पे आता है मुख्य व्यवसाय कृषि। गांव के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय रहता है वो खेती ही रहता है। ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि वो खेती करते हुए आपको दिखाई देंगे, या वो किसी छोटे जो कुटीर धंधे रहते हैं उनमें लगे हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि हर सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं। कुछ इस तरह के काम में आपको गांव के लोग लगे हुए दिखाई देंगे। ज़्यादातर की जो जीविका का जो साधन रहता है वो खेती ही रहता है। सेकंड नंबर पे आता है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। गांव के जो लोग होते हैं उनका प्रकृति से जुड़ाव होता है, वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और उनके बिहेवियर में भी आपको ज़्यादा नेचुरल उनका बिहेवियर आपको ज़्यादा नेचुरल लगेगा बजाय के शहर के लोगों के। थर्ड नंबर पे आता है कि कम जनसंख्या। गांव के लोगों की जो ग्रामीण समुदाय रहते हैं उनकी जो जनसंख्या रहती है वो कम रहती है। जिस तरीके से शहर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है और आपको हर साल दर साल ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है, ग्रामीण समुदाय जो रहते हैं उनमें इस तरह नहीं होता। वहाँ जो लंबे टाइम तक जो एक गाँव जनसंख्या का दायरा रहता है वो सीमित ही रहता है, उसमें तेज़ी से एकदम से बढ़ोतरी नहीं होती। फोर्थ नंबर पे आता है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। चूँकि जनसंख्या कम रहती है गाँव की लोगों की, तो उन लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुले मिले रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उनका ध्यान रखते हैं, उनका पता रखते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो जो गाँव के लोगों के बीच जो संबंध रहते हैं वो एक तरह से प्राथमिक समूह जैसे रहते हैं, और वो उनमें जो द्वितीयक समूह होते हैं उनके मुकाबले प्राथमिक समूह में जिस तरह घनिष्ठता आपको देखने को मिलती है, जिस तरह प्यार देखने को मिलता है, तो कुछ इसी तरह के संबंध आपको ग्रामीण समुदाय के लोगों में देखने को मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है सामाजिक गतिशीलता का अभाव। सामाजिक गतिशीलता जिस तरीके से आपको नगरीय समुदायों में देखने को मिलती है, जैसे नगर होते हैं, शहर होते हैं, जिस तरीके से वहाँ तेज़ी से हर चीज़ बदलती है, लोगों के संबंध से लेकर लोगों के बिहेवियर तक सब चीज़ें जितनी तेज़ी से बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से ठीक उसी के पलट जो गाँव के जो एरिया रहते हैं, जो ग्रामीण समुदाय रहते हैं, उनमें ऐसा लगता है जैसे वो ठहर गए हों। उनमें कोई भी लंबे टाइम तक आपको कोई भी ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देगा। लोगों के बातचीत में, लोगों के रहन सहन में और लोगों के जो बिहेवियर में आपको ज़्यादा कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाँव की जो वो रहती है, जो एक तरह से एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक ऐसा रहता है कि जैसे कि वो ठहर गए हों। उनमें गतिशीलता बहुत कम आपको दिखाई देगी। सिक्स्थ नंबर पे आता है सरल और सादा जीवन। गाँव के जो लोग होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही सादगी भरा होता है।
उसमें सरलता होती है, उसमें ज़्यादा बनावटीपन या कोई भी ज़्यादा दिखावा आपको दिखाई नहीं देगा। वो एक तरह से सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। 7th नंबर पे आता है संयुक्त परिवार, जाति प्रथा और जजमानी प्रथा। आपको ये तीनों टाइप गाँव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जाति प्रथा मतलब जाति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रामीण समुदायों में दी जाती है कि कौन किस जाति से है, किसके साथ हमें बातचीत रखनी है, किसके यहाँ खाना-पीना है, किसके यहाँ नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण समुदाय में ये चीज़ देखने को मिलेगी बजाय कि शहर के। और संयुक्त परिवार, एकजुट होकर रहना, कई-कई पीढ़ियों का एक साथ रहना, ये ज़्यादातर गाँव के परिवारों में ही आपको देखने को मिलेगी। शहर में ज़्यादातर आपको एकाकी परिवार ही देखने को मिलेगा। और जजमानी प्रथा का मतलब है कि जो धोबी है या नाई है, वो अलग-अलग तरीके से एक बड़ी जाति को अपनी सेवा दे रहे हैं और फिर वो बड़ी जाति का इंसान जब उनके घर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो अपने चीज़ों से, उनकी पैसों से या चीज़ों से उनकी मदद करेगा जिन्होंने उसकी मदद की है, चाहे वो धोबी हों, नाई हों या और किसी भी काम में लगे हुए लोग हों, यानी छोटी जातियों की इस तरह मदद करेगा। तो ये जजमानी प्रथा है। 8th नंबर पे आता है सामुदायिक भावना। ग्रामीण समुदाय के लोगों में एक सामुदायिक भावना यानी एक हम की भावना, एक प्यार भरी भावना आपको देखने को मिलेगी। यानी एक ऐसी लगाव की भावना कि जिसमें वो एक दूसरे के सुख दुख को महसूस करते हैं और उसमें जितना वो कर सकते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये जो हम की भावना या लगाव की भावना आपको ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है, ये आपको नगरीय समुदाय में बहुत कम देखने को मिलेगी। 9th नंबर पे आता है धर्म तथा रूढ़ियों का महत्व। जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वहाँ रूढ़ियाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको इस तरह के आडंबर और इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी जो कि जिनका शहर में कोई महत्व नहीं होता। शहर में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि लोग इस तरह की अफ़वाहों पर, इस तरह की रूढ़ियों पर या इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन गाँव में आपको धर्म से लेकर रूढ़ियों तक ये ज़्यादातर आडंबर टाइप चीज़ें आपको ज़्यादातर गाँव में ही देखने को मिलती है और धर्म का सबसे ज़्यादा महत्व भी आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। 10th नंबर पे आता है स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों का मतलब औरतों का जो एक रहन-सहन का ढंग रहता है गाँव में, वो ज़्यादा अच्छे स्तर का नहीं होता। वहाँ आपको उनकी एक निम्न स्थिति ही देखने को मिलती है। एक तरह से उन्हें जो है इग्नोर किया जाता है, उनकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो गाँव का जो कल्चर रहता है वो स्त्रियों को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं होता। तो उस वजह से कुछ वो भी जो औरतें रहती हैं वो भी चूँकि ज़्यादा पढ़ी लिखी या कुछ नहीं इस तरह की नहीं रहती, तो इस वजह से वो खुद भी अपनी जो स्थिति है उस पे ध्यान नहीं दे पाती। तो उनकी जो स्थिति बन जाती है, उनका जो रहन-सहन का ढंग बन जाता है वो निम्न बन जाता है। फिर आता है 11th नंबर पर आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदायों में आपको आत्मनिर्भरता देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो ग्रामीण समुदाय रहते हैं वहाँ आपको नई-नई टेक्नोलॉजी कम ही दिखाई देंगी। ज़्यादातर लोग आपसी जो चीज़ें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो बाहरी चीज़ों पर कम डिपेंड रहते हैं। सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर जो माना गया है वो जनजातियों को माना गया है और उसके बाद ग्रामीण समुदाय को, फिर उसके बाद नगर को माना गया है। तो ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता रहती है, वो एक दूसरे के काम अपनी-अपनी सेवाओं से एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो ज़्यादातर बाहरी शहरों पर या उस पर कम डिपेंड रहते हैं। फिर आता है अशिक्षा। ग्रामीण समुदाय में आपको ज़्यादातर पढ़ाई को लेकर कम जागरूकता दिखाई देगी। लोग जो हैं पढ़ाई को लेकर बहुत कम जागरूक होते हैं और इस वजह से वहाँ जो शिक्षा का स्तर रहता है वो बहुत कम रहता है। हालाँकि अब जैसे धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं और
फैसिलिटी गाँव में भी जा रही हैं, लेकिन उस उन सब के बावजूद भी बहुत कम लोग अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं या उन चीज़ों से अवेयर हो पा रहे हैं कि वो उन सुविधाओं का यूज़ करें जो सरकार ने उनके लिए की हैं। ज़्यादातर लोग अवेयर ना होने की वजह से अशिक्षित ही रह जाते हैं।